व्हाइट हाउस के अहाते में डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बगैर सब्र का पेड़ उगाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस पेड़ को पानी दिए जा रहे हैं। दिन ब दिन ये पेड़ तंदुरुस्त हो रहा है, लेकिन उसका मीठा फल अभी तैयार नहीं है। ट्रंप चीख चीख कर उससे मीठा फल मांग रहे हैं, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हो रही है। खैर, रूपकों से जान छुड़ाते हैं और सीधी बात करते हैं। 19 मई को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बात हुई। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद 3 दफे पुतिन को फोन घुमा दिया है। ये तीसरी बार था। हर बार मकसद था रूस यूक्रेन जंग को रोकना। लेकिन ट्रंप की दूसरी पारी के 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और जंग अभी भी जारी है। 19 मई वाले फोन कॉल पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब बताएंगे, लेकिन निष्कर्ष यही समझिए कि जंग रुकवाने के लिए चौथे, 5वें, 6ठे और न जाने कितने फोन कॉल्स की संभावना अब भी बरकरार है। ये वही ट्रंप हैं जो कहा करते थे कि मुझे महज 24 घंटे चाहिए, सिर्फ 24 घंटे में जंग रुकवा दूंगा। लेकिन जमीन पर राजनीति कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुई। पिछले 3-4 महीनों में अगर कुछ बदला है तो वो है ट्रंप का तेवर, उनका लहजा, उनका रवैया, जबकि पुतिन और रूस का पक्ष बिल्कुल अडिग रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय की रस्म। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of India, Candid and Sensodyne K. ट्रंप की रातों की नींद उड़ चुकी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से 10 मई को रिपोर्ट किया है कि ये नींद उड़कर कहीं रूस यूक्रेन की सरहदों में खो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक प्राइवेट कमरे में ट्रंप से पूछा गया कि सर, विदेश नीति से जुड़ी आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। ट्रंप का जवाब था रूस यूक्रेन जंग। उन्होंने कहा, पुतिन बहुत टेढ़ा खिलाड़ी है, उसे पूरा चाहिए, पूरा का पूरा यूक्रेन। ट्रंप अब इस जंग से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। 19 मई को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने इसकी तस्दीक भी की। राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि वो इस जंग का अंत चाहते हैं। वो सीज फायर देखना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग ने उन्हें थका दिया है। वो निराश हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ट्रंप टीम ने जब रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करनी शुरू की तो उसका सबसे शुरुआती प्रस्ताव 11 मार्च को रखा गया। प्रस्ताव था कि दोनों पक्ष 30 दिनों के बिना शर्त पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार हों और इस युद्ध विराम के दौरान जंग खत्म करने का एक व्यापक प्लान बने। यूक्रेन तो तुरंत मान गया, लेकिन रूस ने पूर्ण युद्ध विराम पर हामी नहीं भरी। उस वक्त पुतिन का कहना था कि जंग के रूट कॉज, बुनियादी वजह को पहले खत्म करना होगा, इसके बाद ही ये बात बनेगी। रूट कॉज क्या है आगे बताएंगे, पहले कहानी में आगे बढ़ते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। उस वक्त रूस ने बात एक सीमित युद्ध विराम तक ही रोक दी। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यानी ऊर्जा ढांचे पर हमले रुके। ब्लैक सी सीज फायर यानी समुद्र में भी युद्ध विराम हुआ। दिन बीते तो दोनों पक्षों ने इसके उल्लंघन के आरोप भी लगाए। खैर, जितना कुछ भी हुआ उतने से युद्ध रुकने की हालत पैदा नहीं होनी थी, इसलिए बातचीत आगे जारी रही। इन मीटिंग्स का कुछ निष्कर्ष ना निकलता तो ट्रंप समय समय पर पुतिन से नाराजगी भी दिखाते। 30 मार्च को उन्होंने कहा कि वो पुतिन से खासा नाराज हैं और अगर उन्होंने नेगोशिएशन को बेवजह खींचा तो रूस पर सैंक्शंस लगाएंगे। ट्रंप कितने नाराज थे कितने नहीं ये किसी को नहीं पता, लेकिन इन सैंक्शंस के नामो निशान अब तक नहीं दिखे। 24 अप्रैल को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ट्रंप ने कहा, व्लादिमीर स्टॉप, जल्द से जल्द एक शांति समझौता करते हैं, लेकिन व्लादिमीर नहीं माने। 10 मई को 4 यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड के नेता यूक्रेन पहुंचे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, नए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। इसी दिन इन चारों देशों ने मिलकर रूस से अपील की कि वो बिना शर्त 30 दिनों के युद्ध विराम पर हामी भरे। होने को ये वही ट्रंप वाला प्लान था जिसे रूस ने पहले ही ठुकरा दिया था। इन चारों देशों ने मिलकर 12 मई तक का अल्टीमेटम दिया। प्रस्ताव ठुकराने पर कड़े सैंक्शंस लगाने की बात भी कही गई थी, लेकिन 11 मई को पुतिन ने इस प्रस्ताव का सीधा जवाब देने के बजाय अपनी तरफ से एक अलग प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में सीधी बातचीत की पेशकश की।
पुतिन के इस प्रस्ताव के बाद 11 मई को ट्रंप ने यूरोपियन देशों की कूटनीति पर पानी फेर दिया और ज़ेलेंस्की से कहा कि उन्हें पुतिन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके बाद 11 मई को ही ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि वो तुर्की के शहर इस्तांबुल जाएंगे और व्लादिमीर पुतिन का वहीं इंतजार करेंगे। अगर वाकई पुतिन और ज़ेलेंस्की आमने सामने आ जाते तो यह दिसंबर 2019 के बाद उनकी पहली मुलाकात होती। इस मीटिंग के आसार पैदा हो ही रहे थे कि ट्रंप ने कह दिया कि वो भी इस्तांबुल जा सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। न पुतिन तुर्की पहुंचे, न ही ट्रंप उस दिन कतर में थे। वहां उन्होंने कहा कि अगर मैं तुर्की नहीं गया तो पुतिन क्यों ही जाएंगे, जबकि ज़ेलेंस्की तुर्की पहुंचे थे। लेकिन पुतिन की गैर मौजूदगी में उन्होंने बातचीत में खुद हिस्सा नहीं लिया और यूक्रेनी रक्षा मंत्री की लीडरशिप में एक टीम भेज दी। 15 मई को रूस और यूक्रेन की टीमें तुर्की में मिली। युद्ध के शुरुआती दौर के बाद ये पहली सीधी बातचीत थी। इस मीटिंग में 3 चीजें हुई। पहली, दोनों पक्षों ने सीधी बातचीत जारी रखने का वादा किया। दूसरी, 1000 युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमति बनी। तीसरी, दोनों पक्षों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात ऑर्गेनाइज करने की बात हुई। यूक्रेन ने यह आरोप लगाया कि हम तो युद्ध विराम के लिए तैयार थे, लेकिन रूस से आई टीम इतनी लो लेवल की थी कि उसके पास फैसले लेने का हक ही नहीं था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में रूस के प्रमुख नेगोशिएटर ने यूक्रेनियों से कहा कि रूस हमेशा के लिए जंग जारी रखने को तैयार है। उन्होंने इसके लिए ग्रेट नॉर्दर्न वॉर का हवाला दिया, जब रूस ने 21 बरस की जंग में स्वीडन को हराया था। कुल जमा बात ये कि ये किसी एंगल से बात नहीं बनी, कुछ भी पुख्ता नहीं हुआ। इसके बाद 17 मई को ट्रंप ने कहा कि अब बागडोर मैं संभालूंगा। 19 मई को पुतिन से बात करूंगा। ट्रंप का कहना था कि इस फोन कॉल के 2 मकसद हैं। पहला, रूस यूक्रेन जंग को रोकने का रास्ता निकालना, और दूसरा, गेस कीजिए, वही ट्रंप का सबसे पसंदीदा शब्द, व्यापार। लेकिन इस फोन कॉल के पहले और भी बहुत कुछ हुआ। 18 मई को व्हाइट हाउस से एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई। ट्रंप लाइन पर थे और दूसरी ओर यूरोप के 4 बड़े नेता थे। ब्रिटेन से पीएम कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। बातचीत में ट्रंप पर दबाव डाला गया कि वो पुतिन से एक तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग करें और अगर रूस ना माने तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं। इसके बाद 19 मई की सुबह पुतिन से बात करने के पहले ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कॉल किया। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियस के सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से राय ली और ये देखकर ज़ेलेंस्की अच्छे खासे संतुष्ट भी हुए। ज़ेलेंस्की ने कंफर्म भी किया है कि ये फोन कॉल हुई थी। सुनिए। Цю війну. Третє, я попросив його перед його розмовою з Путіним. पुतिन से बातचीत के पहले ही मैंने ट्रंप को साफ कह दिया था, यूक्रेन पर कोई भी फैसला हमारी मौजूदगी के बिना नहीं होगा। ये हमारे लिए उसूल का मामला है, बेहद अहम है, और हमने इस बात पर सहमति भी बनाई थी कि पुतिन से उनकी बातचीत के बाद हम दोबारा संपर्क में रहेंगे। Контакт після його розмови з Путіним. इस फोन पर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि अमेरिका को पुतिन से तुरंत और पूर्ण युद्ध विराम की मांग करनी चाहिए, रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जाए और बिना यूक्रेन की सहमति के पुतिन को कोई रियायत ना दी जाए। इतना कुछ हो जाने के बाद 19 मई को ट्रंप और पुतिन की बात हुई। ये बातचीत लगभग 2 घंटे चली। इस कॉल के बाद ट्रंप ने दुनिया को बताया कि रूस और यूक्रेन अब सीज फायर पर बातचीत शुरू करने जा रहे हैं, युद्ध रोकने की बातचीत, और वो भी तुरंत। लेकिन ध्यान दीजिए, बातचीत शुरू करने जा रहे हैं, यानी इस फोन पर सीज फायर पर कोई बात नहीं बनी, कोई समझौता नहीं हुआ, जबकि यूरोप के लीडर्स और ज़ेलेंस्की एक सीज फायर के ऐलान की उम्मीद में थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप ने यूरोप के लीडर्स का प्रस्ताव पुतिन के सामने रखने की जगह पुतिन के सीधी बातचीत वाला प्रस्ताव मान लिया और इसके बाद भी ट्रंप ने कहा कि बातचीत अच्छी रही। क्या मैं पहले आपको मेरे दिन के बारे में बताऊं? मेरी पुतिन से बात हुई। वो एक अच्छे इंसान हैं। हमारी बहुत अच्छी बातचीत रही। मुझे लगता है कि बातचीत के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर हफ्ते औसतन 5000 जवान मारे जा रहे हैं। ये भी तय हुआ कि इस प्रक्रिया में कोई मध्यस्थ नहीं बनेगा, बातचीत सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच होगी। ट्रंप ने मध्यस्थता की जिम्मेदारी खुद पर से हटा ही ली। बोले, पोप लियो 14 वेटिकन में इन वार्ताओं की मेजबानी करने के लिए इच्छुक हैं। इसके बाद पुतिन ने कहा कि यह बातचीत बेहद उपयोगी रही और रूस यूक्रेन के साथ मिलकर एक शांति संधि का मसौदा तैयार करने को राजी है। Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу
अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम को लेकर अपनी बात रखी। मैंने भी साफ किया कि रूस भी मसले का हल शांतिपूर्वक चाहता है। अब बस जरूरत है तो एक असरदार रास्ता तय करने की जो हमें उस समझौते तक ले जाए। लेकिन ट्रंप और पुतिन की इस बातचीत में कोई टाइमलाइन तय नहीं हुई, सैंक्शंस की भी कोई बात नहीं हुई। इसके उलट ट्रंप ने अमेरिका और रूस संबंधों को सामान्य बनाने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, रूस चाहता है कि ये जंग जब थमे तो अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार हो और इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। रूस के पास रोजगार और दौलत पैदा करने की बेहिसाब गुंजाइश है, उसकी ताकत की कोई हद नहीं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी इस लड़ाई के बाद अपने मुल्क की फिर से तामीर करते वक्त व्यापार के जरिए बड़ा फायदा उठा सकता है। ये सब कुछ स्पष्ट रूप से यूरोप के रुख को खारिज कर रहा था। इसके बाद इसी दिन पुतिन से बात कर लेने के बाद ट्रंप ने फिर से एक कॉन्फ्रेंस कॉल की। इस बार लाइन पर थे ज़ेलेंस्की, फ्रांस, जर्मनी, इटली और फिनलैंड के नेता और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट। इस कॉल पर ट्रंप ने कहा कि पुतिन अब बातचीत को तैयार हैं लेकिन युद्ध नहीं रोकेंगे। एक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, इस वक्त तो नहीं, और उन्होंने संकेत दिए कि अमेरिका इस प्रक्रिया से लगभग हटने को तैयार है। ज़ेलेंस्की और अन्य यूरोपियन नेताओं ने याद दिलाया कि इस्तांबुल में पिछले शुक्रवार को पहले दौर की सीज फायर बातचीत पहले ही हो चुकी है, यानी कुछ नया नहीं है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि रूस अपने शांति प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जल्द कुछ अपडेट करेगा। जब ट्रंप ने कहा कि वेटिकन इन वार्ताओं की मेजबानी कर सकता है तो यूरोपियन नेताओं ने फिर आपत्ति की। मर्ज ने प्रस्ताव रखा कि सभी पक्षों को मिलाकर एक व्यापक बैठक होनी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि वो यूरोप और अमेरिका को भी बातचीत की मेज पर चाहते हैं, लेकिन अगर ट्रंप का लहजा देखें तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ट्रंप अपने हाथ खींच रहे हैं और ज़ेलेंस्की और यूरोप असहाय है और इन सब के बीच युद्ध जारी है। जानकारों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। और उन्होंने यह बात की है कि दोनों देश आपस में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों देश बात करके इस युद्ध को न तो रोक सकते हैं और ना ही ये जो कोर इश्यूज है उसको वो सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो ये पहले भी कर सकते थे। 3 साल से जो ये भिड़े हुए हैं, जब तक कोई बाहरी शक्ति उन पे दबाव नहीं बनाएगी, दोनों देशों पे बनाने की जरूरत है, तभी ये समझौता हो पाएगा। लेकिन अभी जो रूस की जो मांगे हैं उसमें पहला मांग यह है कि जो कोर इश्यूज है उस पे बातचीत होनी चाहिए। कि कोर इश्यूज क्या है, तो यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है रूस के लिए। उसके बाद जो उसके टेरिटरीज को रूस ने कब्जा कर लिया है उसको रूस वापस नहीं करेगा और इसको चाहता है कि यूक्रेन की सरकार माने। तो दिक्कत यह है कि यूक्रेन की सरकार वैसा नहीं मान सकती। तीसरी बात की वह यह भी बोलते हैं कि यूक्रेन अपनी सेना को कम करे, यूक्रेन का जो सहयोग पश्चिमी देश करते हैं उसको वो नहीं करें। तो इन सारी शर्तों पे यूक्रेन नहीं मानेगा मुझे लगता है। और यूक्रेन की मांग यह है कि वह चाहता है कि एक सिक्योरिटी गारंटी मिले। अगर आप नाटो की मेंबरशिप नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या सिक्योरिटी गारंटी, क्या रूस भविष्य में अगर ऐसा अटैक किया तो यूक्रेन के पास क्या है। तो इसकी मांग यूक्रेन कर रहा है और उस मांग पे ट्रंप ने कुछ भी कमिटमेंट नहीं दिया है। उस मांग पे यूरोपियन देश कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे मतभेद है ट्रंप के टीम में और यूरोपियन देश जो है उनमें मतभेद है। इस कारण से मुझे लगता है कि अभी जो युद्ध विराम की बात चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी निकलने की संभावना है। पुतिन लगातार रूट कॉज, बुनियादी वजह की बात करते हैं। उन्होंने ट्रंप से बातचीत के बाद भी ये फ्रेज दोहराया। आम समझ के हिसाब से ये रूट कॉज यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप की संभावना हो सकती है। पुतिन बरसों से नेटो के पूरब की तरफ फैलते कदमों को रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बताते आए हैं और कहते हैं कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल होते नहीं देख सकते। 2022 में यूक्रेन पर हमला करने से पहले पुतिन ने साफ तौर पर मांग रखी थी कि नेटो को 1997 के बाद शामिल हुए मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। अब पुतिन ये भी इल्जाम लगाते हैं कि नेटो इस जंग में शरीक है। वजह, नेटो के कई सदस्य देशों ने यूक्रेन को टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन तक मुहैया कराए हैं। हालांकि नेटो की दलील है कि उसने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता और सैन्य ट्रेनिंग जरूर दी है, लेकिन इससे वो खुद युद्ध का पक्षकार नहीं बन जाता। इसके अलावा रूस चाहता है कि यूक्रेन में जो इलाके उसने कब्जा लिए हैं उनसे पीछे न हटना पड़े, उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। इसमें 2014 में कब्जाए गए क्रीमिया के साथ साथ 4 और इलाके शामिल हैं। यूक्रेन की 20% से ज्यादा जमीन रूस के कब्जे में है। सिर्फ जमीन ही नहीं,
पुतिन ये भी चाहते हैं कि जेलेंस्की और उनकी सरकार को हटाकर एक अंतरिम प्रशासन बैठाया जाए। अब दो और बड़े पेंच फंसे हैं। पहला, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जापोरिजिया, जो इस समय रूस के कब्जे में है, और दूसरा, डनीप्रो नदी के जरिए ब्लैक सी तक यूक्रेन की पहुंच। रूस इस रास्ते पर भी शिकंजा कसना चाहता है। हमने जानकारों से पूछा, किसी भी समझौते में इनका हल कैसे ढूंढा जाएगा। जहाँ तक जो मेरा जो मानना है कि यह भले ही वैध हो या अवैध हो, लेकिन रूस जिन हिस्सों पे कब्जा कर चुका है उसको वापस नहीं करेगा। ना तो वापस करेगा और ना ही उस पे कोई समझौता करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है, ज़्यादातर पॉपुलेशन रूसी है, और रूस की डूमा ने इसको पास भी कर दिया कि ये रूस का हिस्सा है, उसको रूस के रिपब्लिक के रूप में डिक्लेयर भी कर दिया है। तो उस पे बातचीत रूस कर सकता है, लेकिन उस पे कोई इस ढंग की बातचीत कि रूस यूक्रेन को वापस करे और यूक्रेन के पास वो टेरिटरी वापस चला जाए, इसकी संभावना बिल्कुल जीरो है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पुतिन नहीं दिखा पाएंगे कि आखिर उन्होंने, उनके जो सैनिक इतने मरे हैं इस युद्ध में, तो उससे क्या हासिल किया है। लोग सवाल उठाएंगे और पुतिन के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो यह मान के चलें कि उस पर बातचीत भले ही करने के लिए तैयार हो, लेकिन बातचीत रूस यह करने के लिए तैयार है कि हम कि क्राइमिया को मान जाए, जो दनेत्स्क और लुहांस्क का जो एरिया है उसको यूक्रेन छोड़ दे और रूस का हिस्सा मान ले, और यूक्रेन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच सीधी वार्ता कब होगी, कहां होगी? क्या आने वाले समय में उस मेज पर अमेरिका और यूरोप भी बैठ सकते हैं? समझौता हुआ तो किसको कितना नुकसान होगा और कितना फायदा? और मुख्य सवाल कि रूस यूक्रेन जंग कब रुकेगी? इन सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू होंगे तो हम उनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी नॉर्थ अफ्रीका के गृह युद्ध प्रभावित देश सूडान से। कामिल अल तैयब इदरिस को सूडान का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुरहान ने की है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अभी बीते मार्च में ही सेना ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को खदेड़कर राजधानी खार्तूम पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। सूडान में सेना और बागी रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच तख्तापलट के लिए ये लड़ाई चली। गृह युद्ध अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 20,000 लोग मारे जा चुके हैं। लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हुए हैं। इनमें से 40 लाख लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ले रखी है। तख्तापलट से पहले सूडान के आखिरी प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने 2022 में राजनीतिक संकट के बीच इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब जाकर कामिल अल तैयब इदरिस अंतरिम पीएम चुने गए हैं। सूडान ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक इदरिस ने यूएन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में कई दशक तक काम किया। 1997 से 2008 के बीच इसके डायरेक्टर जनरल भी रहे। इसके अलावा उन्होंने सूडान के विदेश मंत्रालय में भी काम किया है। संयुक्त राष्ट्र में सूडान के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर भी काम कर चुके हैं। दूसरी सुर्खी चीन से है। चीन एक खास तरह का एयरक्राफ्ट लॉन्च करने में जुटा है। इसे नाम दिया गया है जूशियन SS UAV। ये एक बड़ा ड्रोन है जो काफी ऊंचाई तक उड़ सकता है और वहां से कई छोटे ड्रोन छोड़ सकता है। ये छोटे ड्रोन अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे जासूसी या हमला। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसकी पहली फ्लाई टेस्टिंग जून 2025 में होगी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह दुनिया भर के कई मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम के ऊपर आसानी से उड़ सकता है। इसके फीचर्स पर नेटिजन्स ने आलोचना भी की है। उनका कहना है कि अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में मौजूदा एडवांस डिफेंस सिस्टम के सामने ये फीका है। ये केवल एक बड़ा ड्रोन है जो ढेर सारे ड्रोन और मिसाइल ले जा सकता है, लेकिन एडवांस हथियारों के सामने ज्यादा टिक नहीं पाएगा। दिन के अन्य खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। पाकिस्तान से खबर आई है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल बना दिए गए हैं। यह ओहदा पाकिस्तानी फौज का सबसे ऊंचा ओहदा है। पाकिस्तान की फौज में जनरल के ऊपर सिर्फ एक ओहदा होता है, फील्ड मार्शल। ये 5 स्टार रैंक है। 1947 में पाकिस्तान बना, उसके बाद से अब तक यह ओहदा सिर्फ एक शख्स को मिला था, जनरल अयूब खान को 1959 में। वो वक्त था जब अयूब खान खुद को आर्मी चीफ से राष्ट्रपति बना चुके थे और फिर खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। फील्ड मार्शल एक ऐसा रुतबा है जो किसी को बेहद ख़ास वक्त पर बेहद ख़ास वजह से दिया जाता है। 20 मई को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जनरल मुनीर को हाल ही में हुए मार्काए हक और भारत के खिलाफ बुनियान अल मरसूस ऑपरेशंस में उनकी लीडरशिप के लिए नवाजा गया। कहा गया कि इन ऑपरेशंस में इलाके में स्थिरता आई और पाकिस्तान की संप्रभुता की हिफाजत हुई। अगर इस फैसले की टाइमिंग देखें तो एक तरफ भारत के साथ भी तनाव बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी की सरकार के खिलाफ सियासी जंग भी जारी है। ऐसे वक्त में मुनीर को यह ओहदा देना एक साफ इशारा है कि फ़ौज अब पूरी तरह उनके कमान में है।
और आगे की कहानी भी वही लिखेंगे। इसके अलावा आज के द ललन टॉप शो में जानिए कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई में क्या क्या हुआ और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा केस में कौन सी बड़ी बात सामने आई है। फिलहाल दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।